हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फार हम लोगों ने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, हमने उसके अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ा है, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम उसके पीछे की फिलोसफी क्या थी, यानी कि कोई भी जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है चीज, उसके पीछे क्या थिंकिंग प्रोसेस था, क्या रीजनिंग थी, क्या रैशनल था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का, उसके बारे में हम लोग इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, आपको वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हाईलाइटेड पोर्शन से ज्यादा बेनिफिट करते हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे सर्टेन पोर्शन को हाईलाइट भी कर लिया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको साइड बाय साइड अपने एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड फर्दर मोर मैंने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मोर और लेस कवर कर लेते हैं आपके इंटायर टॉपिक को। एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको चैप्टर। उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से थोड़े क्वेश्चंस मैंने खुद भी बनाए हैं एंड वो कहीं ना कहीं बीच बीच से उठाए हैं, सो दैट यू कैन क्रिटिकली एनालाइज कि आपको आंसर लिखना कैसे है। विदाउट फर्दर एड्यू लेट अस बिगिन ऑफ विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग टाइटल को ही तोड़ के देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। नाउ सम पीपल बिलीव दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मेयरली कंसिस्ट ऑफ लॉज एंड दैट लॉज आर वन थिंग, वैल्यूज एंड मोरालिटी क्वाइट अनदर। इसका क्या मतलब है? लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ बुक ऑफ लॉ है, मतलब कि बुक है जहां पे सिर्फ और सिर्फ लॉज मेंशन करे गए हैं। एंड जो लॉज होते हैं वो एक चीज होती है, मोरालिटी जो होती है, वैल्यूज होती है, वो एक चीज होती है। यानी कि आपकी वैल्यूज और लॉज कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि वो डिफरेंट चीज होती है, बट ये सही बात नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी लॉज प्रेजेंटेड हैं वो कहीं ना कहीं कोई फिलोसॉफिकल थॉट के साथ बैक्ड होते हैं। इससे क्या मतलब हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ है जहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हो, डिस्क्रिमिनेशन को मना करते हो कि नहीं आप किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, क्लास, कास्ट, जेंडर, इन सब चीजों के बेसिस पे आप नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लोगों को, तो वहां पे आप किस नोशन के साथ काम कर रहे हो? इक्वालिटी। क्योंकि आप बिलीव करते हो कि सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, irrespective of whatever identity they have, they are all equal to one another। तो यहाँ पे हमने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिप्शन एक लॉ हो गया, उसके पीछे का अंडरलाइन थॉट जो है, उसके पीछे का अंडरलाइन फिलोसफी जो है, वो हो गया हमारा फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी। ऐसे ही बहुत सारे लॉज होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इनफैक्ट एवरी सिंगल लॉ विच इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बैक्ड बाय फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस। ठीक है, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो गया, चाहे वो इंडिविजुअल लिबर्टी हो गया, सोशल जस्टिस का थॉट प्रोसेस हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का थॉट प्रोसेस हो गया, ये सारे थॉट प्रोसेस मिला के ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज प्रेजेंटेड हैं उनको एक बैकिंग देते हैं, वो उनके पीछे के थॉट्स बन के आते हैं। इसके साथ साथ वी नीड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इसको सिर्फ एक वैक्यूम में देखते हैं। वैक्यूम का मतलब एक कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते, इसके पीछे का थॉट को नहीं देखते, रैशनल को नहीं देखते, वो बस लॉज को देखते हैं। पर हमको वैसे नहीं देखना है, हमको हर चीज को देखना पड़ेगा, एक होलिस्टिक व्यू अपनाना पड़ेगा बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रूली अबाउट। Now, first of all, we need to understand the conceptual structure of our constitution। ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबल मीनिंग होते हैं राइट्स के, सिटीजनशिप के, माइनॉरिटी के, डेमोक्रेसी के। क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट ऑल ऑफ अस विल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, ऑल ऑफ अस विल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट दीज वर्ड्स। तो हमको इनके बारे में एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी लाना, एक प्रॉपर लीगल मीनिंग लाना इस चीज को, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वैसे एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। Furthermore, it is important for us to attempt to work out a coherent vision of a society and polity conditional upon an interpretation of the key concepts of the constitution। यानी कि हमको एक सेट ऑफ आइडियल्स बनाने हैं। ठीक है, हमको एक कोहेरेंट विजन चाहिए सोसाइटी का। कोहेरेंट विजन मतलब एक सॉर्ट ऑफ लॉजिकल विजन, एक विजन जो साथ में बैठ रहा है कि हमें ऐसी सोसाइटी बनानी है अपने लिए। वी वांट इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री बन के आए, तो वहां से एक सेट ऑफ आइडियल क्रिएट करना एंड उन आइडियल पे काम करना। एंड आवर फाइनल पॉइंट इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड इन कंजंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स। अगेन, उस लॉ को सिर्फ वैक्यूम में नहीं देखना, उसके पीछे की जो जस्टिफिकेशन है, क्या सोच के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने उन लॉ को लिखा है, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ना। दैट इज व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ
the moral content expressed in it and to evaluate its claim, but possibly to use it to arbitrate between varying interpretation of the many core values of our polity. इसका क्या मतलब हो जाता है कि एक पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच जो हम लेते हैं उसका बेसिकली ये मतलब हो जाता है कि जो कंटेंट है उसको समझना और उसके पीछे के इंटरप्रिटेशंस को देखना और उनमें आर्बिट्रेट करना। ठीक है, इसके साथ साथ ऑब्वियस हो जाता है कि मेनी ऑफ जो आइडियल्स हैं हमारे वो चैलेंज होते हैं, डिस्कस होते हैं, डिबेटेड होते हैं, बिकॉज अगेन वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी डिबेट होंगी, उस पर डिस्कशंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट प्रोसेसेस होंगे आपके। ठीक है, एंड ये डिफरेंट जगहों पे आप इसको इंटरप्रेट करोगे। आप लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में तो ऑब्वियसली डिबेट्स होते हैं, उसके साथ आप देखोगे आपके फैमिली में डिबेट्स होते हैं इन चीजों के बारे में, फ्रेंड ग्रुप के साथ डिबेट करते हो, स्कूल में जब आप डिस्कस करो तो डिबेट्स आते हैं। तो एवरीबडी हैज डिफरेंट इंटरप्रिटेशन और ये हमारे जो आइडियल्स हैं ये कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट कर जाते हैं। We must therefore examine whether or not a serious disjuncture exists between the constitutional ideal and its expression in other arenas. इसका मतलब हो जाता है कि हमको समझना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं क्या ये और उनके जो एक्सप्रेशन असली में आके देखने को मिलते हैं क्या ये मैच कर रहे हैं एक दूसरे से या वो नहीं कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को डेमोक्रेसी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ इट इज वाइडली अग्रीड दैट वन रीजन फॉर हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है कि जो स्टेट होता है हमारे ऊपर, जो हमारे को गवर्न कर रहा होता है, उसकी पावर्स को लिमिट कर देता है, हमको राइट्स देता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम देता है ना। तो इनके थ्रू क्या हो जाता है कि हम लोगों को पता होता है कि सर्टेन राइट्स हैं, कि मैं एक रिलीजियस माइनॉरिटी हूं तो मैं मेरे ये राइट्स हो जाते हैं, मेरे को अपने कल्चर को एक्सरसाइज करने के ये राइट्स हो जाते हैं। तो इन राइट्स जो होते हैं वो स्टेट आपको उन राइट्स को इनक्रोच नहीं कर सकता, वो उसको हटा नहीं सकता। तो वहां से आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, मॉडर्न स्टेट्स क्योंकि हम देखते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनते आ रहे हैं आज के डेट पे, आप देखोगे कितनी सारी कंट्रीज हैं जहां पे वो सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी होती है, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल डेमोक्रेसी, बट असली में वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। ठीक है, नाउ द एक्सपीरियंस और स्टेट पावर द वर्ल्ड शोज the experience or the state power the world over shows that most states are prone to harming the interest of at least some individual and groups. तो हम यही बात कर रहे हैं कि नाम की डेमोक्रेसीज होती हैं वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को हार्म करती हैं, एंड उसी रीजन से हमारे लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को एक प्रोटेक्शन का लेयर प्रोवाइड कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक वो वाला काम करता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वो बताता है कि हम कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने दिया है कि गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे थिंग्स लाइक पॉवर्टी इरेडिकेट हो सके, डिस्क्रिमिनेशन फुल्ली इरेडिकेट हो सके। ठीक है, और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन देता है, क्योंकि इंडिया इससे पहले कॉलोनियल रूल के अंडर था, हम अपने लॉज नहीं बना रहे थे, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया कि हम एक सॉवरेन नेशन है, खुद के लॉज हम खुद यहाँ पे बनाते हैं। तो नेहरू जी जो थे उन्होंने इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था, एंड उन्होंने क्लेम किया था कि a collective demand for full self-determination is very important and Constituent Assembly stands for that collective demand. क्यों? क्योंकि हम अपने रूल्स बनाएंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, Secondly, he argued that the Constituent Assembly is not just a body of people or a gathering of able lawyers. ठीक है, तो ये सिर्फ नहीं है कि एबल लॉयर्स जो हैं वो बस आके बात करके उनका गैदरिंग हो गया, नहीं, ये जो लॉयर्स हैं ये बहुत एक इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं, हिस्टोरिकल थॉट प्रोसेस के साथ काम करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हम टच करें, एंड ये इवन दो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं इलेक्ट हुए थे, हम सबने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं फॉलो किया गया था उसके लिए, बट इवन आफ्टर दैट दीज पीपल जो हैं यहाँ पे दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंटायरिटी ऑफ द नेशन, और वो चाह रहे हैं कि ये जो लॉज बन के आए वो इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मतलब हर इंसान को हम उसमें डाल सके। ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो एक्सक्लूड हो जाए, जो हट जाए इन लॉज से।
तो हम यहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इट एग्जिस्ट नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पावर बट टू एम्पावर दोज हु हैव बीन ट्रेडिशनली डिप्राइव्ड ऑफ इट। तो एक तरफ फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे जो स्टेट है उसकी पावर को लिमिट करता है, एंड एक तरफ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होती हैं वो जो सिटीजन्स होते हैं उनको एम्पावर करता है, जिससे वो आगे जाके और बेटर डिसीजंस अपने लिए ले पाए एंड वो अपने आप को एक बेटर पोजिशन पे देख पाए। नाउ व्हाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अभी यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को भी पढ़े, पर इसका जरूरत क्यों जाती है? सो सी फॉर अ कंट्री लाइक अमेरिका जिसका 200 साल हो गया है कुछ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, उस कंट्री में उस टाइम से लेकर आज के टाइम तक बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो उनको बहुत ज्यादा रिविजिट करना पड़ेगा। हाउएवर इंडिया का सिनेरियो देखें तो इट इज स्टिल अ रीसेंट फिनोमेना, ठीक है, 75-76 ईयर्स जो हमें हुए हैं, दैट इज स्टिल अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इवन दो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं इस टाइम पीरियड में, बट जो हमारे आइडियल्स हैं, जो हमारे कोर स्ट्रगल्स हैं, हर चीज के पीछे जो एक कोर स्ट्रगल होता है, जो मेन स्ट्रगल होता है, वो कहीं ना कहीं सेम होता है। तो इसी के लिए हमको यहाँ पे देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। फर्दरमोर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने ग्रांटेड लेना शुरू कर दी है, ठीक है, इक्वालिटी हो गया, हमारा जो फ्रीडम होता है एक्सप्रेशन वगैरह का हमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। हाउएवर इफ यू टर्न बैक इवन 100 years, यू विल नोटिस कि 100 साल पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास ये सारे राइट्स नहीं थे, दे वर फाइटिंग फॉर दीज राइट्स। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या ग्रेविटी थी उस सिचुएशन की, किस लॉजिक के साथ, किस रैशनल के साथ इन लॉज को लाया गया था, क्या उसके पीछे फिलोसॉफिकल थॉट था, एंड क्या उसके पीछे नेशनलिस्ट एक मूवमेंट था। तो इसी रीजन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को भी पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। नाउ व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसको एक शब्द में बयां करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मल्टी फैसेटेड है, बिकॉज इतने सारे लोगों के साथ डील करता है, तो इसका मल्टीपल नेचर भी है, मल्टीपल चीजों के साथ ये डील करता है। ये एक भी लेबल को रेजिस्ट करता है, बिकॉज ये लिबरल है, ये डेमोक्रेटिक है, एगैलिटेरियन इक्वल है, सेक्युलर है, फेडरल है, ओपन टू कम्युनिटी वैल्यूज है, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, और जो हिस्टोरिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके भी नीड्स से सेंसिटिव है, और ये कमिटेड है टू बिल्ड अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो ये सारी जो चीजें हैं हम इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलोसफी क्या है वो आपका डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा फिलोसफिकल थॉट्स प्रोसेस जाता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इन शॉर्ट हम लोग कमिटेड हैं टू फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड सम फॉर्म ऑफ एक नेशनल यूनिटी, ठीक है। और इनके पीछे क्या लाइन प्रोसेस है, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मेजर्स, ठीक है, कि ये जो फिलोसफी है इनको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, पीसफुल और डेमोक्रेटिक मेजर्स के थ्रू। अब हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम से, सबसे पहला टॉपिक। अब इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करें तो इंडिविजुअल फ्रीडम जो होता है, it did not emerge miraculously out of the calm deliberation around the table, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अचानक से थॉट प्रोसेस नहीं आया, दिस इज समथिंग जो हम लोग बहुत टाइम से सोचता है, एंड इट मेक सेंस ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग कॉलोनियल रूल के अंडर थे, हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम जो था वो कर्व हो गया था। हमने देखा है बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे जैसे कि राम मनोहर रॉय जी, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द कर्टेलमेंट ऑफ द प्रेस बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट ने क्या किया था, जो आपका प्रेस होता है उसकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया था। इनका ये कहना था कि आपका स्टेट तभी एक अच्छा स्टेट बनेगा जब वो आपके इंडिविजुअल जो सिटीजन्स हैं उनकी जो बात है उनको आपको तक पहुंचा सकता है, यानी कि कम्युनिकेट कर सकता है, और कम्युनिकेट करने के लिए प्रेस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, पब्लिकेशंस होना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे राम मनोहर रॉय जी जो थे वो इसके खिलाफ थे। तो यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने एक चीज दर्शाई थी, एक एस्पेक्ट दर्शाया था इंडिविजुअल फ्रीडम का। नाउ इट इज नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कहा कि कॉलोनियल रूल में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जैसे राउलत एक्ट है विच इज अगेन इसी के साथ जा रहा था, हमारा फ्रीडम को कटेल कर रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट करे गए इसके अगेंस्ट, हमने कितना लड़ाई देखने को मिला गया है। एंड तभी because all of our nationalist movement came down to this point, individual freedom is something which is very very much prioritized in our constitution.
Now, it might be recalled that for over 40 years before the adoption of the Constitution, every single resolution, scheme, bill, and report of the Indian National Congress mentioned individual rights, not just in passing but as a non-negotiable value. यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले भी हम इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं. एंड उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये एक राइट है, राइट तो है ही, बट उसके साथ ये एक नॉन नेगोशिएबल वैल्यू है. मतलब आप हमसे नेगोशिएट कर ही नहीं सकते, हमें चाहिए, मतलब चाहिए इंडिविजुअल फ्रीडम. आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नेगोशिएशन के साथ आपको कि नहीं इस रीजन से आपको नहीं दे रहे हम लोग फ्रीडम. इट इज अ नॉन नेगोशिएबल वैल्यू, हम इसको मतलब ठान के ही रहेंगे. सोशल जस्टिस क्या होता है? अब इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल जस्टिस वेस्टर्न उसमें अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स हो जाते हैं. ठीक है, क्यों कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म जो होता है वो हमेशा प्रिविलेज करता है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को ओवर द डिमांड ऑफ सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी वैल्यूज. ठीक है, कि नहीं, इंडिविजुअल जो है उसकी राइट को प्रोटेक्ट करो. फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, किस सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, क्या कम्युनिटी वैल्यूज के साथ हो रहा है. बट इंडिया का जो लिबरलिज्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न क्लासिकल लिबरलिज्म. क्यों यहाँ पे डिफरेंट है? सबसे पहले इट इज लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस. इसका क्या मतलब हो जाता है? हमारा जो लिबरलिज्म है वो बहुत रूटेड है इन हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट. इंडिया एज अ कंट्री इज वेरी प्लूरलिस्टिक इन नेचर, कलेक्टिविस्ट नेशन है हम सब साथ में रहते हैं. ठीक है, हमारे आइडियोलॉजीज जो हैं, सब कुछ जो है वो हम साथ साथ लगा के चलते हैं. एक सोसाइटी के ओरिएंटेड नेशन है हम लोग. तभी हमारा जो लिबरलिज्म है वो भी सोशल जस्टिस में रूटेड है. जैसे कि रिजर्वेशन हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिजर्वेशन हो जाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, दिस इज नॉट एन अटैक ऑन एन इंडिविजुअल का लिबर्टी, रादर इट इज अ सेफगार्ड फॉर दिस कम्युनिटी जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड थी. ठीक है, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको हिस्टोरिकली कम एक्सेस था पावर का. ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में इक्वल एक्सेस नहीं था. ठीक है, वो वोट नहीं कर पाते थे, पॉलिटिकल पावर्स कम थी. अब उनको हम यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंडियन लिबरलिज्म जो है उसके दो फॉर्म है. एक राम मनोहर रॉय ने जो दिया था हम लोगों को इंडिविजुअल राइट्स, स्पेसिफिकली ही यूज्ड टू स्पीक अ लॉट अबाउट राइट्स ऑफ द वुमेन. एंड देन यहाँ पे केसी सेन जी, जस्टिस रानाडे एंड स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के बीच में एक स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म को और या फिर स्पिरिट ऑफ सोशल जस्टिस को इनकॉर्पोरेट किया है. नेक्स्ट वी स्पीक अबाउट द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. अब यहाँ पे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनकरेज करता है इक्वल रिस्पेक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज. अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसलिए ये ऐसे क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो कम्युनिटीज है वो कॉम्प्लेक्स है बहुत नेचर में. हमारे विद इन कम्युनिटी एंड बिटवीन कम्युनिटीज भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है. तो बिटवीन कम्युनिटीज जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड विद इन कम्युनिटी जैसे हिंदुइज्म में कास्ट हायरार्की है. तो काफी कॉम्प्लेक्स एक फिनोमेना है. There are certain segments of the society which are put at a disadvantaged position. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक चीज कर सकते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले, वो एक चीज कर सकते थे दैट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम they should मतलब वो by not recognizing the communities at all as most of the western liberal constitutions do. इसका क्या मतलब हो गया कि पहली चीज वो कर सकते थे कि भूल जाओ कि ये कम्युनिटीज एग्जिस्ट भी करती है, उनको आप उसमें अकोमोडेट ही मत करो. ठीक है, बट इंडिया में हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा इंडिया इज अ कलेक्टिविस्ट नेशन, वी आर वेरी मच अटैच्ड टू आवर कम्युनिटीज. हम जब अपनी आइडेंटिटी बताते हैं हमारी आइडेंटिटी कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी दैट वी बिलोंग टू प्राइमरीली. ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ये लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज होती हैं इधर बहुत ज्यादा, पर उसके बावजूद भी इंडिया में जो कम्युनिटी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है. एंड तभी फ्रांस एंड जर्मनी से अगर कंपेयर करें हम लोग अपने आप को तो यहाँ पे कम्युनिटी ओरिएंटेड हम लोग ज्यादा निकल के आते हैं. एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज हमारे कम्युनिटी के राइट्स भी. फंडामेंटल इंडिविजुअल राइट्स तो मिल गए, अब हमारे कम्युनिटी के राइट्स भी दो. जैसे कि आपका राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज हो गया. ठीक है, जहाँ पे आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कर सकते हो. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ आपका रिलीजन हो जाता है. जो भी आपको रिलीजन एग्जीक्यूट करना है, जो भी रिलीजन में आप बिलीव करते हो, आप उस रिलीजन में काम कर सकते हो. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जो है आपकी इट मे रिसीव मनी फ्रॉम मतलब इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे भी सकती है अगर उनको गवर्नमेंट को लगता है कि इट फिट्स विद द रूल ऑफ लॉ पर्टिकुलरली. नेक्स्ट आ जाता है सेक्युलरिज्म. ठीक है, अब सेक्युलरिज्म अगर हम देखें वेस्टर्न आइडियोलॉजी से तो सेक्युलरिज्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
म्यूचुअल सेपरेशन, एक तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पे मतलब हो जाता है जो स्टेट होता है और रिलीजन होता है वो एक दूसरे से सेपरेट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, आपका स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा रिलीजन के मैटर में, और आपका रिलीजन स्टेट में आने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, कि आपके स्टेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो सेक्युलरिज्म इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इज बेसिकली व्यूइंग रिलीजन एज अ वेरी प्राइवेट मैटर। ये प्राइवेट मैटर है, स्टेट इसमें कहीं नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली हम लोग अपने आप में सेपरेशन मेंटेन करके रखेंगे, आप अपना देखो, स्टेट अपना देखेगा। हाउएवर डूइंग सो इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने दे रखा है कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब बहुत ज्यादा पावर में आ जाती हैं तो सर्टेन माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं तो दे फील थ्रेटेंड। ठीक है, तो उसके वजह से हमको सेक्युलरिज्म को लाना जरूरी है, सो दैट सेक्युलरिज्म से डेमोक्रेसी की स्पिरिट मेंटेन रहे। हाउएवर इन इंडिया वी कुड नॉट इम्प्लीमेंट द वेस्टर्न नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म। इसका नेचर बेसिकली आपका ये है कि सबसे पहले जो राइट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स होता है, ठीक है, नाउ यहाँ पे इंडिया में हम लोगों ने बिलीव कर रखा है कि जो हम लोगों की कम्युनिटीज होती हैं, रिलीजन्स होते हैं, दे आर ऑल इक्वल टू वन अनदर। तभी आप देखो कि फंडामेंटल राइट्स में भी ये मेंशन्ड है। क्यों किया है हमने ऐसा? हमने इसलिए स्टेट ने यहाँ पे इन्वॉल्व होके कहा है कि हाँ हर रिलीजन इक्वल है, बिकॉज वी बिलीव कि एक इंसान का जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, दैट इज अटैच अगेन टू देयर कम्युनिटी। एंड अगर उनकी कम्युनिटी का स्टेटस पुअर है तो उनकी डिग्निटी पे भी हार्म पहुंचता है, विच इज अगेन अ हार्म टू आवर डेमोक्रेसी का फैब्रिक। दिस इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अपलिफ्ट ऑल द पीपल। नेक्स्ट थिंग जो आ जाती है यहाँ पे इज द स्टेट पावर ऑफ इंटरवेंशन। इसका मतलब है कि क्या स्टेट हमेशा ही सेपरेशन में रहेगा फ्रॉम योर रिलीजन? नहीं। अगर कोई भी स्टेट नोटिस करता है कि किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो हार्म हो रहे हैं, वहां पे स्टेट अपना पॉइंट फॉरवर्ड रख सकता है। ठीक है, बट इसका यहाँ पे ये भी मतलब हो जाता है कि विदाउट एनी रीजन स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अगर बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो में जहां पे लगता है कि हाँ इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं वो हार्म कर रहे हैं, देन ओनली कैन द स्टेट एक्चुअली इंटरफेयर। उसके अलावा वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली थ्रेट टू आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी में थ्रेट हो जाता है, एंड दैट इज वाई स्टेट हैड टू गेट इन्वॉल्व। बट फॉर द अदर पार्ट ऑफ इट हमारा जो स्टेट है वो इन्वॉल्व नहीं होता है, जहां तक कि आपके इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 कोर फीचर्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर सेक्युलरिज्म। सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन रीइंफोर्सेस एंड रीइन्वेंट्स फॉर्म ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगेन इंडिया इज अ सोसाइटी बेस्ड कम्युनिटी, यहाँ पे इंडिविजुअल को कम ही राइट्स मिलते हैं, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू बिल्ड एन इंडिविजुअल लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक ideology within itself. Secondly, our constitution upholds the principle of social justice without compromising on individual liberty. ठीक है, social justice भी है, बट किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है किसी एक इंडिविजुअल के साथ। ठीक है, हम दोनों चीज को साथ में मेंटेन करके रखते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी में ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स देखे जाते हैं, इंडिया में हम इसको कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं देखते। नाउ थर्ड, अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द इंटरकम्युनल स्ट्राइफ, द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स इट्स कम्युनिटी टू ग्रुप राइट्स। यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं फोकस करता, कम्युनिटी एंड ग्रुप्स के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है, उनको भी राइट्स देता है। बेसिकली समरी हो गया जो हमने ऊपर के 3 पॉइंट्स पढ़े थे। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब हो जाता है कि हर इंसान जो आपकी कंट्री में है उसको वोटिंग का राइट होता है। एंड ये जो चीज थी, दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो वर्चुअली अनडिबेटेड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी सारे डिबेट्स है, बहुत ही ज्यादा डिबेट्स है, इवन ऑन टॉपिक्स लाइक इक्वालिटी। उस पर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिबेट्स देखने को मिले हैं कि व्हाट इज इक्वालिटी, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसी चीज है जहाँ पे वर्चुअली कोई डिबेट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सेप्ट करके रखा था बहुत ही ज्यादा टाइम से। तो आप यहाँ पे देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल ऑफ 1895, the first non-official attempt at drafting a constitution for India. The author declared that every citizen, that is, anyone born in India, has the right to take part in the affairs of the country and be admitted to public office. So इतना 1890 में हम लोगों ने देखने को मिला है। उसके साथ 1928 में मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट निकाली थी, उसमें भी यहाँ पे अफर्म किया गया है कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप को, reiterating that every person of either sex
who has attained the age of 21 is entitled to vote in the house of the parliament या फिर representatives का जो house होता है। तो हम देख सकते हैं historically document में before our independence even यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो आइदर सेक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इवन कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूएसए, यूके, यहाँ पे विमेन सफरेज मूवमेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने वोटिंग के लिए फाइट किया था। बट इंडिया में काफी टाइम से हम लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है कि एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स विल बी अलाउड टू वोट। नेक्स्ट चीज आ जाती है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ कि हाँ हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हम लोगों के पास वो यूनिटरी वगैरह है। बट आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विद इन भी एक यूनिटरी बायस निकल के आता है, या फिर ये एक असिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक यूनिटरी बायस तो देखने को मिलता ही है, बट देयर आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेडेड डिफरेंसेस बिटवीन लीगल स्टेटस एंड द प्रेरोगेटिव्स ऑफ द डिफरेंट सब यूनिट्स विद इन द सेम फेडरेशन। इसका क्या मतलब आ जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं से असिमेट्रिकल है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक यूनिक स्टेटस देना पड़ जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को, जिसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट ऑफ नागालैंड, ठीक है, आर्टिकल 371A। तो यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है नागालैंड को, एंड इट नॉट ओनली कन्फर्स वैलिडिटी ऑन द प्री एग्जिस्टिंग लॉज विद इन नागालैंड, बट इट ऑल्सो प्रोटेक्ट जो उनकी लोकल आइडेंटिटी होती है। एंड इसके अलावा काफी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अब ये स्पेशल स्टेटस इज नॉट अगेंस्ट आवर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसको बैड चीज की तरह व्यू ही नहीं करता, इसको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी नहीं मतलब देखने मतलब ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसको एक बुरी नजर से नहीं देखता। वो कहता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड हम आज के डेट में भी देख सकते हैं कि ये जो फेडरेशन है ये अराइज करते हैं, स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जहां पे भी जरूरत होता है। वाई? बिकॉज वी नीड टू अल्टीमेटली मेक श्योर कि हमारा नेशनल आइडेंटिटी इज नॉट बीइंग हर्ट, ठीक है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कंट्रीज अ मल्टीलिंगुअल फेडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हमको देखने को मिलता है। लिंग्विस्टिकली काफी हम लोग डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्सेस अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी को हमेशा से रीइंफोर्स करते आया है। तो इंडिया में काफी सारे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, आपकी काफी सारे कल्चरल आइडेंटिटीज है, एथनिसिटीज हैं, बट एक नेशनल आइडेंटिटी विच इज एन अम्ब्रेला टर्म उसको कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से रिइंफोर्स करता आ रहा है। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम व्हाट इज मेंशन्ड अबव that the common national identity was not incompatible with the distinct religion। इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट चीजों के साथ वो इनबैलेंस में नहीं देखने को मिलता है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ट्राई करता है यहाँ पे बैलेंस को लाने का, येट द प्रेफरेंस वाज गिवन टू कॉमन आइडेंटिटी अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, कि आपका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो तो ठीक है, बट ये जो कॉमन आइडेंटिटी ऑफ योर इंटायर नेशन है, ठीक है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल an identity which is supposed to be more superior। For example, यहाँ पे separate electorate का identity की बात करी गई है, जैसे on the basis of your religion हो गया, that is one common identity। Similarly, एक national identity जो हो जाती है, ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी नेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, अगर कोई नेशन में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, आपका जो कंट्री है उसका जो नेशनल लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है। तो जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड सरदार पटेल जी ने कहा था कि यहाँ पे जरूरी हो जाता है फॉर अस टू इवॉल्व अ नोशन ऑफ वन कम्युनिटी। फिर हम बात करते हैं प्रोसीजरल अचीवमेंट्स के बारे में। अब प्रोसीजरल अचीवमेंट्स मतलब अभी तक हमने जो बात की वो थे आपके सब्सटैंटिव अचीवमेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। अब प्रोसीजर से रिलेटेड जो अचीवमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आपका फेथ दिखाता है इन पॉलिटिकल डेलिब्रेशन, पॉलिटिकल डिस्कशन में फेथ दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेके आज के डेट तक जो भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके डिस्कशंस होते हैं, सब में आपका फेथ एक तरीके से दिखाता है। वी नो दैट मेनी ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट वर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट बहुत कोशिश की गई थी टू मेक इट एज इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव एज पॉसिबल। Secondly, it reflects a spirit of compromise and accommodation। Compromise और accommodation necessarily bad words नहीं है, बट ये बहुत जरूरी हो जाते हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। इतनी सारी डाइवर्सिटी में सबको अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी हो जाता है। सारा आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको त्याग देना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट पार्शली आपके जो उसको आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर करके, दैट इज व्हाट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज ट्रूली अबाउट।
इसके क्रिटिसिज्म्स भी काफी दिए गए हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अनविल्डली है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा मोटी किताब है, बहुत हेफ्टी है, इसको डील नहीं कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसी कंट्रीज भी देखने को मिल जाती है जैसे यूएसए, जिनका एक कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। यूके का तो रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो ये सारी जो कंट्रीज होती हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट वन हेवी बुक। ठीक है, इट इज जस्ट वन हेवी बुक अलोंग विद बहुत सारे जो आपके अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे जो केसेस होते हैं ऑन द डे टू डे बेसिस, ठीक है, जहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं, री इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ व्हाट दे कंसिडर टू बी अपने उस पे अपने लेवल पे यूएसए इन यूके में टू बी व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सारी जो चीजें होती हैं, जो हमारे अमेंडमेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखते हैं। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि मैनी कंट्रीज जो होती हैं उनमें आपका सिविल सर्विसेज की बात हो जाती है, इलेक्शन कमीशन की बात हो जाती है, इन सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज जो होती हैं इनकी बात होती है, वहां पे उनके लिए डिफरेंट ही एक तरीके की किताब होती है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने हर चीज को कंसोलिडेट करके रखा है। सेकेंड, यहाँ पे क्रिटिसिज्म आ जाता है कि अनरिप्रेजेंटेटिव था। अगेन यहाँ पे अनरिप्रेजेंटेटिव कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज एक चीज हो जाती है कॉल ऑफ वॉइस एंड एक चीज हो जाती है आपकी ओपिनियन। वॉइस के बेसिस पे हाँ, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था तो हम कह सकते ठीक है अनरिप्रेजेंटेड था। आपकी जो भाषा जिसके इस्तेमाल कर रहा था वो मास्टर्स की भाषा थी, हर इंसान को आपके यहाँ पे वो बात रखने की बात नहीं मिली थी। हाउएवर अगर हम ओपिनियन की बात करें तो वी हैड मेड श्योर दैट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एज इंक्लूसिव एज पॉसिबल। यहाँ पे हम किसी को एक्सक्लूड करके नहीं चल रहे थे, कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को डोमिनेट नहीं करवा रहे थे। सो दैट इज बेसिकली हाउ वी कैन टेल जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन था, दैट वॉज वेरी रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर। एंड अ फाइनल क्रिटिसिज्म इज दैट इट इज एन इंटायरली एलियन डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमने इतनी सारी कंट्री से ले लिया, वेस्टर्नाइजेशन से ले लिया, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज हैं, क्यों हम लोग वेस्टर्न कंट्री से ले रहे हैं, खुद का कोई हम लोग कुछ नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये पार्शियली वेस्टर्न तो मतलब है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पार्शियली वेस्टर्न, बट इट इज नॉट इंटायरली वेस्टर्न, इट इज नॉट एन इंटायरली बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोगों ने एक ब्लाइंड फेथ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है, ब्लाइंड बोरोइंग नहीं करी है किसी तरीके से। हम लोगों ने यहाँ की इनोवेटिव बोरोइंग करी है, मतलब वहां से थोड़े पार्ट्स लेना, ठीक है, कि ऐसा बिल ऑफ राइट्स हो गया, क्वाजी फेडरल सिस्टम हो जाता है ना, पार्लियामेंट्री रूल हो जाता है, इन सब चीजों को लिया और इंडिया के सिचुएशन में अडाप्ट करके हमने सबसे पहले इनको यहाँ पे लाया। सेकेंडली, many Indians have not only adopted modern ways of thinking but have made them their own। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बन जाता है अगेंस्ट जो फिल्थ हमें अपनी ही ट्रेडिशन में मिलता है। जैसे अगेन राम मनोहर रॉय जी जो थे, ठीक है, ही वाज विद वेस्टर्नाइजेशन। क्योंकि उनको लगा कि हमारा जो ऑलरेडी फेथ था वहां पे कहीं ना कहीं लूप होल्स एंड ड्रॉबैक्स थे। दलित्स भी आज के डेट पे हमको देखने को मिलता है ये करते आ रहे हैं 1841 से लेके व्हेनेवर दे सॉ की जो आपके जो लैंडलॉर्ड्स थे, सो दे वर रेडी टू दे वर नॉट अफ्रेड उनके खिलाफ वॉइस आउट करने के लिए। सो यहाँ पे एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट बन जाता है ये ऑफ मॉडर्न लॉ, जो लोग अपने आप अडॉप्ट कर रहे हैं। सेकेंड, जो वेन मॉडर्निटी जो होती है, वेस्टर्न मॉडर्निटी, वो इंटरेक्ट करने लगी लोगों के साथ, तो एक अमेलगमेशन बन के आ गया, एक नया ही तरीके का कल्चर बन के आ गया, जहाँ पे आपका ये जो अडेप्टेशन की बात कर रही थी मैं, कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ब्लाइंडली बोरो नहीं किया, इनोवेटिवली बोरो किया, उसको अडेप्ट किया, वो वाला आइडियोलॉजी यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग नाइदर वेस्टर्न मॉडर्निटी की तरफ है बहुत ज्यादा, नाइदर हम लोग यहाँ पे इंडिजिनियस ट्रेडिशन के टुवर्ड्स हैं। बट हाँ, इसके अलावा भी ऑब्वियसली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। सर्टेन लिमिटेशन से क्या मतलब हो जाता है, थोड़ी थोड़ी चीजें जहाँ पे हमारा ड्रॉबैक हो जाता है। सबसे पहले द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, हमको लगता है कि एक सेंटर से रिलेटेड एक आइडिया आता है नेशनल यूनिटी का, डिसेंट्रलाइजेशन पे अभी भी एम्फेसिस कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। आपके जो बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, जस्टिस में वो ग्लॉस ओवर कर गए हैं, पर्टिकुलरली जेंडर जस्टिस पे उतनी बात नहीं हुई। हाउएवर अब हमको देखने को मिला है 33% रिजर्वेशन, दैट इज अ गुड स्टार्ट, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। एंड थर्ड, इट इज नॉट क्लियर कि क्यों एक पुअर डेवलपिंग कंट्री में जो हम लोगों ने चीजों को जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा था, व्हाई कुडंट दी बी मेड इम्प्लीमेंटेड इन फंडामेंटल राइट्स? बिकॉज हम सब जानते हैं कि डीपीएसपी जो होते हैं दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर,
दे आर नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर। सो उन चीजों को, क्योंकि दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी एंड दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फंक्शनिंग, क्यों नहीं हम लोगों ने उन चीजों को हमारे इन्फोर्सेबल पार्ट में रखा। सो ये सारी चीजें जो हो जाती है आपकी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है। इधर ध्यान रखिएगा क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन में, क्रिटिसिज्म जो है उनके पूरे हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि नहीं ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है, बट यहाँ पे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। लिमिटेशन एक ऐसी चीज हो जाती है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभी हमने लास्ट में कवर किया जिनके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोज आर लिमिटेशंस। इससे पहले जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे आप, दैट इज आपका क्रिटिसिज्म। So with that we end this particular chapter. Thank you so much for watching this so far. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो, इससे हमें समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है। एंड आई सी यू सून। थैंक यू सो मच।